साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि कैसे दो सबसे बड़े मिजो उग्रवादी यानी मिजोरम में जो मिजो इंसर्जेंट थे वो बाद में चीफ मिनिस्टर्स बन गए। यानी दो ऐसे उग्रवादी जिन्होंने मिजोरम को भारत से अलग करके एक नया देश बनाने का सपना देखा, जिन्होंने मिजो इंसर्जेंसी की शुरुआत की नॉर्थ ईस्ट में, उन्हें भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा कैसे अवसर मिला कि वो मुख्यमंत्री बन गए। और इस पूरी जर्नी को जब हम जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी सहिष्णु है। कैसे हम टेररिस्ट हो, नक्सल हो, माओवादी हो या उग्रवादी हो, अगर वो वायलेंस का पाथ छोड़ देता है तो हम उसको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देते हैं और दे सकते हैं, और फिर वो राष्ट्र के विकास में भी लग सकता है, काम कर सकता है। इसी की पूरी कहानी आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि मिजो इंसर्जेंसी सबसे खतरनाक, ब्लडीएस्ट जिसको हम कहते हैं इंसर्जेंसी के रूप में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे रहा, भीषण रक्तपात कैसे हुआ मिजो इंसर्जेंट के द्वारा, और सरकार की क्या कार्यवाही रही। ये जानना हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि आज का मिजोरम विकसित राह पर है, विकास करने की राह पर है। वहाँ का जो लीडरशिप है उसको डेवलपमेंट करने की तरफ आगे ले जा रहा है, लेकिन मिजोरम ने बहुत सी समस्याएं समय समय पर झेली हैं और उसमें बहुत सी विदेशी ताकतों का, जो भारत विरोधी ताकतें थीं, उनका हाथ रहा। ये समझना जरूरी है कि मिजोरम को कैसे डीस्टेबलाइज किया और आज भी कैसे मिजोरम को डीस्टेबलाइज किया जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। आपकी जो नॉलेज है इस मामले में उसमें थोड़ा जरूर वृद्धि होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि नॉर्थ ईस्ट का अपना एक अलग एथनिक कंपोजिशन है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग निर्जातीय समुदाय रहते हैं। मिजो, नागा, कुकी, चकमा, होमी, जमर, मर, अनेक प्रकार के ऐसे कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं। उनका सबका अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, वेशभूषा है, खान पान है, सारे सिस्टम उनके अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये इस बात का अपवाद मिजोरम भी नहीं था। यानी मिजोरम में जो अलग अलग निर्जातीय समुदाय रहते हैं, निवास करते हैं, मिजो, ब्रू, ये सब जो हैं, मर, तो ये सबका अपना अलग एक डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ड्रेस कोड, कस्टम, सिविलाइजेशन, ये सब है। और इसके चलते इन सब की अपनी एक अलग जो है एथनिक आइडेंटिटी और एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी भी निर्मित हुई। और ये जो आइडेंटिटी थी, इसको ये हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते थे। थोड़ा इनसिक्योरिटी की भावना थी कि कहीं किसी भी तरीके से, यानी ब्रिटिश सरकार के कानूनों से या फिर भारत की आज़ादी के बाद भारतीय संघ के जो भी ऑर्गन्स हैं, यानी सरकार के द्वारा, संसद के कानूनों के द्वारा, राज्य के कानूनों के द्वारा, किसी एजेंसी और कमीशन के द्वारा जो भी कानून या कोई भी ऐसे ऑर्डर बनाए जाएंगे, कहीं उससे इनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो न छिन जाए। इसके चलते एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एथनिक इनसिक्योरिटी रही है इनके मन में लंबे समय से, यानी आज़ादी के समय से, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय। अब हम इस बैकग्राउंड के साथ समझेंगे कि कैसे उन्हीं दो लीडर्स की कहानी आपको बताएंगे कि वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने मिजो उग्रवाद शुरू किया था। तो 1950 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ तो मिज़ोरम असम के कंट्रोल में था और असम जो है मिज़ोरम को कंट्रोल करता था। और जब असम ने मिजो एरियाज़ में असमीज़ भाषा थोपने का प्रयास किया, उसके मन में आया कि अलग अलग ऐसे जो एरियाज़ हैं, चूँकि नागालैंड, अरुणाचल, कई ऐसे एरियाज़ थे जिस पर असम का नियंत्रण था, तो असम सब जगह अपने जो है भाषा को थोपने की कोशिश कर रहा था। इससे एक लिंग्विस्टिक जो जिसको कहते हैं रीजनलिज्म, भाषाई क्षेत्रीयतावाद, भाषाई असुरक्षा की भावना मिजो लोगों के मन में आई। और मिजो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एक ट्राइबल लीडर था जिसका नाम था लालडेंगा। लालडेंगा ने मिजो कल्चरल सोसाइटी 1955 में बनाई और मिजो लोगों को कॉन्शस करना शुरू किया, मतलब पॉलिटिकली कॉन्शस, कि वो राजनीतिक रूप से एकजुट हो जाएं और ऐसे किसी भी ताकत के खिलाफ मिलजुल करके लड़ाई लड़ें।
फिर धीरे धीरे 1959 में एक बड़ी घटना मिजोरम में घटी। एक मौतम नाम की परिघटना उसको बोलते हैं, मौतम इंसिडेंट। मौतम इंसिडेंट में क्या हुआ कि बीमारियां फैल गईं मिजोरम में। जो प्लेग है उसका प्रकोप देखा गया, बैम्बू फ्लावरिंग की सिचुएशन थी। ऐसे में जो हेल्थ था वो डिटीरियोरेट हो रहा था मिजो लोगों का। लेकिन असम ने अपना रिलक्टेंस दिखाया और असम ने उस समय कोई अच्छा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया मिजो लोगों को मदद देने के लिए। इससे मिजो लोग डिससेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने बोला कि भाई हम असम में, हमारा असम कंट्रोल हमें न करे। इसके लिए वही जो लीडर था लालडेंगा, उसने एक बार फिर से सोचा कि अब हम एक सुअवसर इसमें प्राप्त करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं और एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। 1966 में लालडेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया और उसने अपना जो एक दाहिना हाथ जिसको कहते हैं राइट हैंड, जो व्यक्ति को चुना, जो अभी 2023 के लास्ट तक मिजोरम के सीएम रहे, जोरामथांगा। जोरामथांगा उस समय जो है स्टूडेंट के रूप में थे और अपने कॉलेज में, मतलब कॉलेज ईयर्स में थे, और उन्होंने मिजो आइडियोलॉजी और जो माओ की आइडियोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स सीखा लालडेंगा के साथ और इन लोगों ने मिल करके शुरू कर दिया मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ। और एमएनएफ सबसे घातक, सबसे उग्रवादी संगठन है मिजोरम का, जिसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट मिजोरम, सॉवरेन मिजोरम, ऑटोनमस मिजोरम और भारतीय संघ से पृथक मिजोरम की मांग करते हैं। और इसके चलते मिजो इंसर्जेंट ने निशाना बनाना शुरू कर दिया हमारे पारामिलिट्री फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, मिजो जो पुलिस फोर्सेस थी उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया और उनको आर्म्ड स्ट्रगल उनके खिलाफ किया, यानी एक युद्ध, सशस्त्र युद्ध की घोषणा कर दी इसने। और इसके बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ इसके खिलाफ भी, लालडेंगा के खिलाफ, एमएनएफ के खिलाफ कार्रवाई की। भारत सरकार ने अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के जरिए मिजो इंसर्जेंसी को क्रश करने की कोशिश की। 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी ऊपा जिसे हम कहते हैं, उसको बना करके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट रूल का ऑप्शन था ही। ऑपरेशन जेरिको चलाया गया। इंदिरा गांधी का वो दौर था, इंदिरा गांधी ने एरियल रूट का यानी इंडियन एयरफोर्स का पहली बार इस्तेमाल किया मिजो इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ें बढ़ी और उसके बाद लालडेंगा भाग गया पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ वहाँ जा कर के वो आईएसआई के लोगों से मिला। आईएसआई ने उसे कहा कि भाई भारत से लड़ो, तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे और हर तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग देंगे मिजो लोगों को, लड़ो। फिर वहाँ रहा बहुत समय तक लालडेंगा उसके बाद म्यांमार गया, म्यांमार के उग्रवादियों से मिला। उसके बाद लालडेंगा चला गया चटगांव हिल्स में जाकर के वहाँ लोगों के उग्रवादियों से मिला, चीज़ों को सीखा और फिर बाद में चाइना गया और चाइना में माओ से भी जाकर के मिला और ये सब चीज़ें सीखी और इसने हिंसा करना शुरू किया भारत के अगेंस्ट में बहुत ही खतरनाक तरीके से। फाइनली 1986 में राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच में मिजो पीस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुआ और लालडेंगा जो है पहला चीफ मिनिस्टर बन गया स्वतंत्र मिजोरम का। 1987 में जब मिजोरम को एक फुल स्टेटहुड दे दिया गया तो लालडेंगा पहला चीफ मिनिस्टर बना। और लालडेंगा जब बना तो जोरामथांगा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और चैम्फई जो विधानसभा सीट है वहाँ से वो जीते। और उसके बाद 1990 में लालडेंगा की मौत हो गई और फिर उसके बाद जो है इन्होंने चुनाव ये जीतते रहे जोरामथांगा चैम्फई सीट से, फिर नेता प्रतिपक्ष बने और ये सब करते हुए एक बार 1993 में सीट हार भी गए थे, मतलब जो एमएनएफ था वो सीट हार गई थी। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एमएनएफ एक इंसर्जेंट ग्रुप था उसे एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिजोरम में दे दिया गया जो अभी भी काम कर रही है। तो उसके लीडर, उसके अंडर में काम करना शुरू किया जोरामथांगा ने और 1998 में वो सीएम बने, 2008 में सीएम बने और 2023 में तक वो जो है दिसंबर 2023 तक सीएम रहे। तो ये जो पूरी कहानी है ये इस बात को बयान करती है कि कैसे मिजो उग्रवादियों ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जब उन्होंने वायलेंस का रास्ता छोड़ा, सरेंडर किया और ये माना कि ठीक है एक स्टेटहुड जब मिजोरम को राज्य बना दिया जाए तब वो अच्छी कार्रवाई से जुड़ेंगे,
तो इससे ये पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में इतनी नम्यता और अलग अलग अवसरों पर अनम्यता होनी चाहिए, जिससे इस तरीके के सुखद परिणाम भी मिल सकें। मिज़ोरम में जिस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग है, मिज़ोरम पुलिस कहती है कि आफ्टर नाइजीरिया इट हैज़ बिकम दी हॉट स्पॉट ऑफ कोकीन स्मगलिंग। पूरी दुनिया में जो कोकीन स्मगलिंग है वो नाइजीरिया के बाद उसका सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है बन चुका है मिज़ोरम। और वहाँ पर जो वीपन स्मगलिंग की चीज़ें हो रही हैं, इसको हटाना ज़रूरी है। 40,000 लोग अलग अलग जगहों से रेफ्यूज़ी आकर के म्यांमार से यहाँ हैं, तो इसकी आंतरिक सुरक्षा अब ज़रूरी हो गई है।